हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में समतल में गति का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति शुरू करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में वेग, त्वरण, विस्थापन आदि को समतल में गति के आधार पर समझा था। इस वीडियो में हम प्रक्षेप्य गति और उससे संबंधित जो बिंदु है उनको हम समझेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में हमने वेग, त्वरण, विस्थापन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो प्रक्षेप्य गति समझने से पहले हमें समझना होगा किसी एक समतल में एक समान त्वरण में गति को। ये क्या होता है? माना कोई वस्तु एक्स वाई समतल में एक समान त्वरण ए से गति कर रही है, अर्थात त्वरण ए का मान नियत है। एक समान त्वरण का मतलब होता है कि त्वरण का मान सभी बिंदुओं पर एक समान है। किसी समय अंतराल में औसत त्वरण ए बार स्थिर त्वरण ए के मान के बराबर होता है, यानी ए बार बराबर ए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बिंदु ए से बी की बात करें, बिंदु ए से बी के जितने भी बीच के बिंदु मान लेते हैं, तो उस बिंदु पर जो त्वरण है वो नियत है। नियत का मतलब कुछ भी हो, जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और जब ए से बी का अपने माध्य निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो वो भी कितना आएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। यानी ए से बी के मध्य जो त्वरण है वो नियत है, बदल नहीं रहा है। तो जिन दो बिंदुओं के बीच में कोई भी वेग है, त्वरण है, ये अगर नियत है तो त्वरण और औसत त्वरण या वेग या औसत वेग वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं उन दो बिंदुओं के बीच के लिए। तो इस स्थिति में क्या होगा? मान लेते हैं किसी क्षण t बराबर 0 पर वस्तु का वेग v0 है। यानी प्रारंभ में मान लेते हैं वेग v0 है। t समय पश्चात वस्तु का वेग v है। और तो अपने त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन को इस प्रकार लिख सकते हैं: अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग v0, और बटे में समय में परिवर्तन कितना? t माइनस 0। यानी शुरुआत में समय 0 पर चले थे और t समय पर अपने इसको देख रहे हैं। इसको हल करेंगे तो 80 बराबर v माइनस v0 आएगा, या v बराबर v0 प्लस 80 अपने पास समीकरण प्राप्त होगी। अगर इस समीकरण को अपने दोनों घटकों के रूप में व्यक्त करना चाहिए, यानी अलग अलग विमाओं के रूप में, एक्स वाई दिशा के घटक के रूप में इसको प्रदर्शित करना चाहें, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है: वी एक्स बराबर वी जीरो एक्स। वी जीरो एक्स क्या है? एक्स दिशा के अंदर प्रारंभिक जो वेग है उसे वी जीरो एक्स द्वारा प्रदर्शित किया। ए एक्स का मतलब एक्स दिशा के अंदर त्वरण है, टी समय हो गया। इसी प्रकार वी वाई बराबर वी जीरो वाई प्लस ए वाई टी। तो जो वेग है उसको अपने इस प्रकार से घटकों के रूप में, विमाओं के रूप में अलग अलग प्रदर्शित किया जा सकता है। ये अपने आगे के एग्जाम्पल में इसका यूज करेंगे, इन सूत्रों का भी ये किस प्रकार से अपने लिए यूजफुल होते हैं। अब कण का औसत वेग अपने देखें, टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर टी टाइम तक, तो औसत वेग होगा v प्लस वी जीरो बटे 2। और विस्थापन क्या होता है? r माइनस आर जीरो, जहाँ r जो है अंतिम बिंदु की स्थिति है और r0 प्रारंभिक स्थिति है। तो अपने पता है विस्थापन क्या होगा? अंतिम स्थिति से में से प्रारंभिक स्थिति घटा देते हैं। अब विस्थापन का सूत्र क्या होता है? वेग गुणा समय। तो विस्थापन अपने पास दिया r माइनस आर जीरो, वेग यहाँ पर औसत वेग v प्लस वी जीरो बटा 2, और t यहाँ पर समय। v का मान समीकरण नंबर 1 से अपने रख देते हैं, जो कि अभी अपने ज्ञात किया था। तो वो v0 प्लस 80, इसको सॉल्व करेंगे तो r का मान जो है वो r0 प्लस v0 t प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब इसको भी घटकों के रूप में अपने लिखना चाहें, x अक्ष के अनुदिश जो है r0x प्लस v0x इंटू टी प्लस ax t स्क्वायर बाई 2,
और y दिशा के लिए y बराबर r0y प्लस v0y t प्लस ay t स्क्वायर बाय 2। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम है जो दो विमाओं में वस्तु गति के विश्लेषण के लिए काफी उपयोगी होता है। यानी अपने को कोई भी एक निर्देशांक दिया और दूसरे निर्देशांक के बारे में पूछा जाए गति के लिए, तो इन सूत्रों का उपयोग करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल अपने पास एग्जाम्पल 4.5 एनसीईआरटी बुक्स के अंदर से t बराबर 0 क्षण पर कोई कण मूल बिंदु से 5.0 आई के मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है। यानी मूल बिंदु पर वो किस दिशा में जा रहा है, आई कैप का मतलब एक्स दिशा में जा रहा है। एक्स वाई समतल में उस पर एक बल लगता है जिससे एक समान त्वरण ए बराबर, ये अपने को इक्वेशन दी हुई है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उत्पन्न होता है। उसमें ज्ञात करना है अपने को। यानी जब वस्तु एक्स अक्ष के अनुदिश चलती है तो एक्स वाई समतल में एक बल लगता है, बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, अगर किसी क्षण कण का एक्स निर्देशांक 84 मीटर है तो अपने को बताना है वाई निर्देशांक कितना होगा और उस क्षण जो कण की चाल क्या होगी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो अभी हमने इक्वेशन देखी थी उनका यूज करना होता है। तो कण का जो प्रारंभिक वेग v0 है वो कितना है, 5.0 आई के मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और त्वरण जो है इस इक्वेशन द्वारा अपने को दिया गया है। तो उसमें विस्थापन की समीकरण r बराबर अपने पास r0 प्लस v0t प्लस at स्क्वायर बाई 2। अब मूल बिंदु पर जो प्रारंभिक दूरी है वो 0 होगी, r0 प्रारंभिक दूरी मान लेते हैं, प्रारंभिक अवस्था, तो मूल बिंदु से चल रहा है तो 0 होगा। फिर v0 का मान अपने पास क्या है, वो मान इस इक्वेशन में रख देंगे 5.0 आई कैप इंटू टी। फिर a का मान, तो a की जो ये इक्वेशन है वो रख देंगे इंटू टी स्क्वायर बाई 2। अब इस पूरे पद में जो i के पद है उसको अलग कर लेंगे, j वाले पद अलग कर लेंगे। तो 5.0 इंटू टी, ये जो पद है वो i का है और इसमें देखो 3.0 टी आई कैप है, बटे में इसके 2 है, तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5 इंटू टी स्क्वायर। क्यों है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद टी स्क्वायर है। इसी प्रकार जे वाला जो पद है वो एक ही है, इसमें 2.0। अब ये 1.0 क्यों है, क्योंकि इसको 2 से भाग दिया गया, तो टी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इसलिए से गुणा होगा और जे कैप। अब इसमें जो ये पद, इन पदों में से अपने x और y के जो निर्देशांक उनको अलग अलग करते हैं। तो x का जो मान है वो 5.0 t प्लस 1.5 टी स्क्वायर प्राप्त होगा और y का जो मान है 1.0 टी स्क्वायर प्राप्त होता है। अब प्रश्न में अपने को क्या दिया है, जो x निर्देशांक है वो 84 है, तो इसको अपने हल करते हैं तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में अपने पास आएगी और द्विघात समीकरण को हल करने पर t का जो मान अपने पास प्राप्त होगा वो 6 सेकंड प्राप्त होगा। और y निर्देशांक यहाँ से अपने ज्ञात कर सकते हैं, वाई टी बराबर है 1.0 टी स्क्वायर। तो t का मान रखने पर जो y का निर्देशांक प्राप्त होगा वो कितना आएगा, 36 मीटर अपने को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा इसमें अपने को ज्ञात करना है वेग या चाल, चाल जो इसकी कितनी होगी, तो v बराबर डी आर बटा डी टी, अपने पता है विस्थापन में जो परिवर्तन है या v का जो सूत्र है वो डी आर बटा डी टी। तो r की जो इक्वेशन है उसका अपने अवकलन कर देंगे, तो अपने पास जो समीकरण 1 है उसका अवकलन करेंगे। अवकलन के बारे में हमने पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो वीडियो अगर आपने देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो r की समीकरण का अवकलन करें, अपने पास आएगा 5.0 t का अवकलन 1 और उसके बाद अपने पास यहाँ पर आएगा 3.0 इंटू टी स्क्वायर है, स्क्वायर अपने आगे कौन से गुणा हो जाएगा, 1.5 से 2 का गुणा, तो ये टी आएगा आई के प्लस 2.0 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का अवकलन 2t होता है, तो ये गुणा करके होने पर 2.0 इंटू टी जे के बन जाएगा। t बराबर 6 सेकंड में देखना तो इस इक्वेशन में
अपने टी की जगह 6 रख देंगे, तो जो v की इक्वेशन अपने प्राप्त होगी 23 आई के प्लस 12 जे के। अब अपने को पता है इसका जो वेग है वो किस प्रकार से निकालते हैं, x और y जो निर्देशांक है जब दिए होते हैं, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी x दिशा के अंदर और y दिशा के अंदर वे, तो वी एक्स का मान इस इक्वेशन से अपने पास 23 है और वी वाई का मान अपने पास 12। इन दोनों का वर्ग करेंगे और ऐड करके अंडर रूट निकालेंगे तो v का मान लगभग 26 मीटर प्रति सेकंड अपने को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार द्विविमीय गति के दौरान निर्देशांकों को ज्ञात करने में ये इक्वेशन काफी अपने लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट, इसके बाद अपने पास एक छोटा सा टॉपिक है, दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। इसको समझते हैं। किसी समतल में या त्रिविमीय गति में आपेक्षिक वेग से आसानी से समझा जा सकता है। माना दो वस्तुएं ए और बी जिनके वेग va और vb है, तो वस्तु ए का बी के सापेक्ष वेग किस प्रकार से लिखते हैं अपने vab va माइनस vb द्वारा, और वस्तु बी का ए के सापेक्ष वेग जो है vba vb माइनस va। ये हमने पहले के चैप्टर्स में आपेक्षिक वेग के अंदर इनको पढ़ा था कि किसी वस्तु के सापेक्ष वेग किस प्रकार से अपने ज्ञात कर सकते हैं। समतल और त्रिविमीय में इनका उपयोग किया जाता है किस प्रकार से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है 4.6, ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वर्षा हो रही है। कोई महिला पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला रही है। वर्षा से बचने के लिए छाता उसे किस दिशा में लगाना चाहिए। इस प्रकार का एग्जाम्पल 4.1 हम पहले कर चुके हैं, लेकिन 4.1 और 4.6 में जो अंतर है वो उसको भी अपने समझेंगे। तो इस उदाहरण में अपने मान लेते हैं जो वर्षा का वेग vr है और साइकिल का जो वेग vc है, दोनों का वेग धरती के सापेक्ष है। अब इसमें महिला जो है पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रही है, तो महिला को जो कौन से वेग का आभास होता है जब वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है या वर्षा के सापेक्ष चल रही है, तो महिला को साइकिल के सापेक्ष वर्षा के वेग का आभास होगा। यानी जब वो गति कर रही है तो उसकी गति को जो वर्षा का वेग है उसका उसको आभास होता है, पता चलता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें हमें जो वर्षा का वेग ज्ञात करना है साइकिल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष ज्ञात किए थे उसको बाद में रखते हैं, तो वी आर माइनस वी सी अपने इसमें ज्ञात करेंगे। तो उस महिला को जो वेग का आभास होगा वो कितना होगा, 23 मीटर प्रति सेकंड वेग का आभास हो रहा होगा, क्योंकि वो खुद जो है साइकिल पर 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, और जो वर्षा है वो 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रही है। तो जो उसको नेट चाल का आभास होगा वो कितना होगा, 23 मीटर प्रति सेकंड, जो कि वर्षा का वेग है साइकिल के सापेक्ष। अगर अपनी दिशा ज्ञात करना चाहे तो tan थीटा बराबर वाई बटा एक्स, ये अपने पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या प्राप्त होगा, वीसी बटे वी आर या 12/35, और ये आएगा 0.343, और tan का जो मान होता है वो कितना होगा, 19 डिग्री लगभग प्राप्त होगा। तो वर्षा से बचने के लिए जो छाता है उसको 19 डिग्री ऊर्ध्वाधर से कोण बनाते हुए रखना होगा। उदाहरण 4.1 में हमने देखा था कि बालक को दो वेगों के परिणामी यानी सदिश योग का आभास होता है। यानी उसमें वर्षा के साथ हवा चल रही है और जो बालक था वो पैदल या एक स्थान पर खड़ा हुआ था, तो दोनों वेगों के योग का आभास उसे होता है जब वह चलता है। लेकिन इस उदाहरण में महिला को साइकिल के सापेक्ष वर्षा के वेग यानी दोनों वेगों के सदिश अंतर का
आभास होता है, इसलिए इसमें जो सापेक्ष वेग अपने ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास समतल में गति का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेपीय गति। प्रक्षेपीय गति क्या होता है इसको अपने देखते हैं। जब कोई वस्तु उछालने के बाद उड़ान में हो या प्रक्षेपित की गई हो तो उसे प्रक्षेप्य कहते हैं। ऐसा अपने फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल आदि खेलने में देखने को मिलता है। इस प्रकार की जो ये गति है उसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। यानी जब किसी वेग से वस्तु को फेंका जाता है तो वह कुछ समय के पश्चात वापस धरती पर आ जाती है, तो पूरा एक चक्कर जो है उसका वो प्रक्षेप्य गति कहलाता है। इसको अपने एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी है, जब इस फुटबॉल को किक करता है तो उसकी गति को अपने ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपने देखा किस प्रकार से जो खिलाड़ी है फुटबॉल को किक करता है तो वह कर्व रूप में फुटबॉल गति करती हुई वापस धरती पर आ जाती है। तो इसको अपने इस प्रकार समझते हैं भी यू वेग से इस फुटबॉल पर किया जाता है तो वह क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रही है। तो इस पूरे गति को अपने डायग्राम के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित कर दिया और क्षैतिज से जो यहाँ तक की ऊंचाई है उसको कहा जाता है अधिकतम ऊंचाई, इसको h द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जहां से फुटबॉल ने गति प्रारंभ करता है और अंतिम जो बिंदु है इनकी जो क्षैतिज दूरी है वो क्षैतिज परास कहलाती है। इसे r द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये पूरी जो गति की प्रक्रिया है इसे कहा जाता है प्रक्षेप्य गति। अब इस वेग को अपने जो u वेग है उसको घटकों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। किसी प्रक्षेप्य गति को दो अलग अलग समकालिक गतियों के घटक के परिणाम के रूप में लिया जा सकता है। इनमें से एक घटक जो है त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है और दूसरा जो है गुरुत्वीय बल के कारण एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। यानी इस प्रकार की गति में अपने को दो घटक प्राप्त होते हैं, एक तो क्षैतिज के साथ और एक ऊर्ध्वाधर की दिशा में। यानी x और y दोनों तल के अंदर इसकी गति अपने देखते हैं, तभी तो ये जो गति है समतल में गति होती है क्योंकि इसमें x और y दोनों में परिवर्तन होता है। वैज्ञानिक गैलीलियो ने घटकों का उल्लेख सर्वप्रथम किया था। उन्होंने एक लेख लिखा था डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम जो कि 1632 में प्रकाशित किया गया था। उसमें बताया था किस प्रकार से हम जो प्रक्षेप्य गति है उनको अलग अलग दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। यदि हवा के प्रतिरोध को नगण्य माने यानी जब अपने u वेग से किसी वस्तु को गति करवाया जा रहा है क्षैतिज से थीटा कोण पर, तो वस्तु के प्रारंभिक वेग से का जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक है यानी इस वेग को अपने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में बांट सकते हैं क्योंकि ये किसी कोण पर जो वेग है वो लग रहा है। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था अभी किस प्रकार सदिश का अपने वियोजन करते हैं। क्षैतिज के साथ जो कोण अपने थीटा मान लेते हैं तो उस वेग का जो क्षैतिज घटक है वो क्या होगा u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो y की दिशा में घटक होगा वो u sin थीटा। गति के दौरान वस्तु पर केवल गुरुत्वीय त्वरण ही कार्यरत होता है जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। गति के दौरान कार्यरत त्वरण का क्षैतिज घटक शून्य होता है। यानी जो प्रक्षेप्य गति में जो मुख्य रूप से गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है यानी वस्तु की गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति होती है। तो क्षैतिज घटक जो गुरुत्वीय त्वरण का वो क्या होगा जीरो और ऊर्ध्वाधर घटक जो त्वरण का वो माइनस जी होगा क्योंकि वस्तु पृथ्वी से ऊपर की दिशा में
या यूं कह सकते 36 से ऊपर की ओर गति उसकी बढ़ती है वाई दिशा में। तो ऊपर की ओर जाने पर वस्तु में जो गुरुत्वीय त्वरण है वो माइनस होता है, यानी वेग के घटक की बात की हमने, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटक इस पर कार्यरत होते हैं किसी बिंदु पर अपने देखते हैं, लेकिन त्वरण की बात की जाए तो क्षैतिज घटक इसमें शून्य होगा और ऊर्ध्वाधर घटक में इसमें माइनस जी अपने पास प्राप्त होगा। अब गति की द्वितीय समीकरण से घटकों के रूप में अपने पढ़ा था, तो x बराबर x दिशा में देखते हैं यू एक्स टी प्लस ई एक्स टी स्क्र बाई टू। यहाँ पर जो यू एक्स का मान है यानी क्षैतिज घटक यू कोस थीटा अपने पास प्लस जीरो, क्योंकि जो त्वरण का क्षैतिज घटक है वो शून्य है, तो x का मान यू कोस थीटा इंटू टी आएगा। यहाँ से t का मान निकालेंगे तो x बटे यू कोस थीटा अपने पास प्राप्त होगा। इसी प्रकार y दिशा में अगर बात की जाए यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गति हो रही है, यानी एक समय पर x और y दोनों दिशाओं में गति के घटकों की अपनी बात कर रहे हैं, तो x दिशा में जो मान आया अपने पास x बराबर यू कोस थीटा इंटू टी, y दिशा की बात करें तो यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर बाई टू। यू वाई यानी y दिशा में जो वेग का घटक है यू साइन थीटा इंटू टी, और ए वाई यानी जो त्वरण है वो उसका मान कितना है y दिशा में ऊपर की ओर माइनस जी इंटू टी स्क्वायर बाई टू। इस समीकरण में t का मान एक से रखने पर, तो जहाँ t है वहां पर u बटे x बटे यू कोस थीटा अपने रख देंगे दोनों जगह, और उसको हल करेंगे। हल करने पर अपने पास जो समीकरण आएगी x बराबर टेन थीटा कहाँ से है साइन बटे कोस से, और इसमें u से u जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास बचेगा x टेन थीटा। इसी प्रकार जो सेकंड पद है उसमें एक बटे दो जी, और ये ब्रैकेट अपने इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्र यू स्क्र कोस स्क्र थीटा। अब y बराबर इसको बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्र के रूप में लिख सकते हैं। b क्या चीज है यहाँ पर टेन थीटा बी एक्स, और c यहाँ पर क्या चीज है एक्स स्क्र को छोड़कर जितना भी पद है उसको c मान लिया। तो ये जो समीकरण अपने पास प्राप्त होती है ये एक प्रवलय की समीकरण है। तो हम कह सकते हैं प्रक्षेप्य गति में जो गति का पथ है वो कैसा होता है, प्रवलय के रूप में होता है। अब उड्डयन काल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वस्तु को जिस बिंदु से फेंका जाता है और वापस जब धरातल पर पहुंच जाती है तो पूरा इस चक्र में जो समय लगता है उसे अपने उड्डयन काल कहते हैं। तो उड्डयन काल ज्ञात करने के लिए अपने समीकरण वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी यानी गति के प्रथम समीकरण का जो वाई घटक है उसमें बात करते हैं। अधिकतम ऊंचाई का मतलब ये जो बीच का पॉइंट है, इनका भी नहीं कभी वस्तु जो है एक अधिकतम ऊंचाई पर जाती है और वहां से वापस धरातल की ओर जो है मुड़ना प्रारंभ हो जाती है और धरातल पर लौट आती है। तो एक समय ऐसा आता है जब ये मैक्सिमम हाइट पर यानी अधिकतम ऊंचाई पर होती है, और अपने पढ़ा है अभी अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है जीरो। तो अपने यू वाई का मान यू साइन थीटा और ए वाई का जो वाई दिशा में त्वरण है वो माइनस जी इंटू टी, इसका मान जीरो हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई के लिए। यहाँ से टी का मान अपने पास प्राप्त होगा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टोटल समय कितना लगेगा, तो इस अधिकतम ऊंचाई के एक तरफ जितना समय लगता है उतना ही समय एक समान त्वरण के देखिए जो गति कर रही है उसको समान समय दूसरे तरफ भी गुरुत्वाकर्षण के दिन गति में टाइम जो है लगता है। तो कुल समय होता है टू टी, तो दो से गुणा कर देंगे तो ये कुल समय अपने पास या उड्डयन काल जो है वस्तु का प्राप्त होगा टू यू साइन थीटा बटे जी। अधिकतम ऊंचाई h का मान निकालना चाहिए, तो गति के दूसरे समीकरण से y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्र से। यहाँ पर अपने को y का मान h रखना है क्योंकि y एक प्रकार से दूरी के रूप में प्रदर्शित हो रही है y दिशा में, और t का मान u साइन थीटा बटे जी जो कि अभी निकाला वो रख देंगे। तो इसको रखने पर और इसको सॉल्व करेंगे तो h का मान अपने पास प्राप्त होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे टू जी। ये अधिकतम ऊंचाई अपने को प्राप्त होगी। क्षैतिज परास जो इस बिंदु से लेकर और
इस बिंदु तक की जो ये पूरी डिस्टेंस है इसको क्षैतिज परास कहा जाता है। जो प्रक्षेपण के दौरान संपूर्ण उड्डयन काल के दौरान तय की गई क्षैतिज दूरी को अपनी क्षैतिज परास कहते हैं। और दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुणा समय से। तो चाल क्षैतिज चाल है u cos थीटा और समय t, और यहाँ से t का मान अपने को पता है उड्डयन काल कितना है 2u sin थीटा बटे g। इसको हल करेंगे तो क्षैतिज परास अपने पास आएगा u स्क्वायर बटे g sin 2 थीटा। 2 थीटा कहाँ से आया? क्योंकि जो 2 sin थीटा और cos थीटा का ये फॉर्मूला है u स्क्वायर बटे g sin 2 थीटा, इसको लिखा जा सकता है। अब अधिकतम परास की कंडीशन क्या होती है? जब थीटा 2 थीटा का मान 45 डिग्री हो। 2 थीटा का मान अपने पास 90 डिग्री और थीटा का मान अपने पास 45 डिग्री होगा, तब ये अधिकतम परास का मतलब है अगर किसी वस्तु को 36 से 45 डिग्री कोण पर फेंका जाता है तो वह अधिकतम दूरी तक जाती है। तो उसका सूत्र का मान साइन 2 थीटा यानी साइन 90 डिग्री अपने करें, 2 थीटा की जगह 90 रखेंगे तो ये अधिकतम अपने पास प्राप्त होगा, जो कि u स्क्वायर बटे g द्वारा अपने की मान ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी वस्तु को अधिकतम दूरी फेंकने हेतु उसे 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी जो थीटा है वो कितना प्राप्त होगा अपने पास 45 डिग्री, जब 2 थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो अपने प्रक्षेपीय गति में उड्डयन काल का सूत्र ज्ञात किया, t बराबर 2u sin थीटा बटे g। अधिकतम ऊंचाई अपने प्राप्त हुई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, और क्षैतिज परास r अपने पास प्राप्त हुआ r बराबर u स्क्वायर बटे g साइन 2 थीटा। वो उपयोग अपने आगे की वीडियो में एग्जांपल्स देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और आगे की वीडियो में अपने एनसीईआरटी जो बुक्स है उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल उनको हल करेंगे। तो नए एग्जाम्पल्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।